नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज तक कश्मीर फाइल्स पर अब कैसा विवाद? गृह युद्ध की भड़कती आग से चीन कैसे निपटेगा? आतंक के अपने ही बनाए चक्रव्यूह में पाकिस्तान कैसे फंस गया? और 38 साल बाद ज्वालामुखी कहां धधकने लगा? ब्रेकिंग न्यूज है ईरान और अमेरिका के तनाव पर। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए ये खबर बहुत बड़ा झटका है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने का काम ईरान बहुत तेजी से कर रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों जिस हाइपरसोनिक मिसाइल के बनाने की खबर आई थी उसका ताल्लुक भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से बताया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका और इजरायल की ईरान से जुड़ी चिंता पूरी तरह जायज है। खुद ईरान ने पहली बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को इस बात की जानकारी दी है। ईरान ने बताया कि वो यूरेनियम को शुद्ध करने पर काम कर रहा है, जिसका मतलब यह माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों को भी यह अनुमान था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दोनों देश ये मानकर चल रहे थे कि 2024 खत्म होने से पहले एटम बम का बनना मुश्किल है। परमाणु बम के मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं, पहला तो बम और दूसरा ऐसी मिसाइल जो उसे दूर तक पहुंचा सके। कुछ दिन पहले ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है और अब उस मिसाइल को न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल परमाणु बम अपने साथ ले जाने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो इजरायल के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है। इजरायल के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा पाए। ईरान के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए उस यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की चुनौती है। माना जा रहा है कि सालों से इसी कोशिश में लगा ईरान अब कामयाबी के बेहद करीब है, जिसका डर अमेरिका को दशकों से सता रहा था। अमेरिका के डर की बड़ी वजह यह है कि ईरान के सारे दुश्मन अमेरिका के पक्के दोस्त हैं। इसीलिए ईरान को रोकने के लिए पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की थी, और न्यूक्लियर डील के तहत अमेरिका ने ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए थे। कुछ साल ये डील चली भी। डील के तहत ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिए गए। ऊपर से अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही ईरान ने सहमति जताई कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। उसने ये भी कहा कि यूरेनियम की शुद्धता को 4% से नीचे रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका को जल्दी ये पता चल गया कि ईरान गुपचुप तरीके से एटम बम बनाने में लगा है। इसीलिए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन पता चला है कि साल भर पहले तक ही ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया था। इसके अलावा हथियार बनाने में भी ईरान की तकनीक काफी आगे निकल चुकी है, जिसका सबूत यूक्रेन की जंग में देखने को मिला। माना जा रहा है कि ड्रोन और मिसाइल के बदले रूस ने ईरान की काफी मदद की है। रूस की मदद से ही ईरान का परमाणु बम तैयार होने के बेहद करीब माना जा रहा है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि इजरायल के पास पहले की तरह हमले का विकल्प नहीं है। 2012 में ईरान पर इजरायल ने एक बड़ा हवाई हमला किया था। यह हमला उस वक्त ईरान के परमाणु बमों के ठिकाने पर किया गया था। लेकिन अब ईरान पहले से ज्यादा तैयार भी है और होशियार भी है। दावा यह है कि इस बार पहाड़ों के बीच जमीन से काफी नीचे परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है, एक ऐसी जगह पर जिसे निशाना बनाना आसान नहीं है। ऊपर से खतरा यह है कि अगर एक बार इजरायल ने हमला कर दिया तो ईरान को पलटवार का बहाना मिल जाएगा, वो भी तब जब नए ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। यही वजह है कि कोई भी कदम उठाने से पहले इजरायल के सामने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की चुनौती है। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल अब ईरान से जंग को तय मान रहे हैं, इसीलिए अब जंग लड़ने की तैयारियों पर काम किया जा रहा है। उधर यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के कार्गो प्लेन के चीन आने जाने की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस खबर के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जंग में चीन ने बैकडोर से एंट्री मार ली। मतलब यह कि रूस के साथ जंग में चीन भी उतर चुका है। पश्चिमी मीडिया ये दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-124 पिछले हफ्ते कई बार चीन जा चुका है। बताया गया कि दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा कार्गो प्लेन युद्ध का सामान लेने चीन पहुंचा था। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस का AN-124 एयरक्राफ्ट चीन के एक मिलिट्री बेस पर उतरता दिखा। और बताया गया कि दुनिया की नजर में आने से बचने के लिए रूस का ये विमान उड़ान के दौरान अपना ट्रांसपोंडर बंद कर देता है, जिससे उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस के कई बड़े कार्गो प्लेन चीन पहुंच रहे हैं और वहां से जंग लड़ने के लिए हथियार ला रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पिछले 9 महीने से चल रही जंग की वजह से रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से उसे चीन के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, ताकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे उसके सैनिकों के पास हथियारों की कोई कमी ना हो। ब्रिटेन के मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चुका है,
इसीलिए अब पुतिन की फौज 1980 की मिसाइलें दाग रही है। मतलब ये कि रूस 40 साल पुरानी मिसाइलों से यूक्रेन की सेना का मुकाबला कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियार हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस युद्ध में अपनी 80% आधुनिक मिसाइलें दाग चुका है। अब उसके पास सिर्फ 13% ही इस्कंदर मिसाइलें बची हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रूस और चीन के बीच युद्ध को लेकर बड़ी डील हुई है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना पर कहर ढाने के लिए चीन रूस को हथियारों की सप्लाई में जुट गया है। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान से। खबर है कि वहां तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा संगठन है जिसने बरसों से पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। जून में पाकिस्तान की सरकार के साथ इस संगठन ने सीज फायर का समझौता किया था, लेकिन अब सीज फायर के समझौते को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। साथ ही अपने संगठन के लड़ाकों से अपील कर दी उसने कि पूरे पाकिस्तान में हमले किए जाएं। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी ही लगाई आतंक की आग में झुलसने वाला है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आतंकी हमला होना कोई नई बात नहीं है। और अब एक बार फिर पाकिस्तान के शहर आतंकी हमलों के गवाह बनने वाले हैं। पाकिस्तान में फैले तहरीक-ए-तालिबान के लड़ाकों के नाम एक चिट्ठी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि वो सीज फायर तोड़ रहे हैं। अपील की गई है कि पूरे पाकिस्तान में हमले किए जाएं। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की विचारधारा बिल्कुल अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी है, जिसका सबसे तगड़ा असर पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में है। ये वो प्रांत है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बसा है। अफगानिस्तान के तालिबान की तरह ही टीटीपी भी शरीयत कानून लागू करवाना चाहता है। टीटीपी से पाकिस्तान की सरकार बरसों से जंग लड़ रही है। टीटीपी के पास न तो लड़ाकों की कमी है और न ही हथियारों की। इसी साल जून से पहले टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज पर कई बड़े हमले किए थे। यहां तक कि पाकिस्तान की फौज के कई बड़े अफसरों की जान भी टीटीपी के हमलों में गई थी। इसीलिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की तरफ से दी गई धमकी पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पूरे पाकिस्तान में फैले हैं। टीटीपी ने सीज फायर का समझौता किसी जल्दबाजी में नहीं तोड़ा, बल्कि खबर है कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान की फौज एक बड़े ऑपरेशन पर काम कर रही है। ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ठिकानों को तबाह करने का है। दावा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर बम बरसाए जा रहे हैं। मतलब ये कि एक तरफ सीज फायर का समझौता चल रहा है, दूसरी तरफ तालिबान के सफाए के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान का यही डबल गेम अब उसे भारी पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। इस बीच अमेरिका के हवाई राज्य में 38 साल बाद पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी के फटने के बाद वहां लोग दहशत में आ गए, क्योंकि ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट बढ़ते ही जा रहे हैं। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले निकलते दिखाई दिए। ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट में आग और चिंगारी आसमान की तरफ उठती दिखी, जबकि उससे निकलने वाला लावा चारों तरफ फैलता नजर आया। अमेरिका के हवाई राज्य में फूटे इस ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि विस्फोट के बाद राख और मलबा आसपास के इलाके में गिर रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। ज्वालामुखी के पास रहने वाले लोगों को जल्द घर खाली करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। साल 1984 के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेरिका के हवाई राज्य में इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ है। इससे पहले जब विस्फोट हुआ था तब 22 दिनों तक ज्वालामुखी से शोले निकले थे, जबकि करीब 7 किलोमीटर तक ज्वालामुखी का लावा फैला था। लेकिन अब सबसे बड़े ज्वालामुखी के फटने से 20 लाख लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि विदेशों में बैठे कुछ खालिस्तान समर्थकों और बड़े गैंगस्टरों को जल्द ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी घोषित आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनआईए ने ऐसे 5 लोगों की सूची गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जो पाकिस्तान और कनाडा की जमीन पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में खालिस्तान समर्थकों के साथ बड़े गैंगस्टर भी शामिल हैं। एनआईए ने जिन 5 लोगों के नाम गृह मंत्रालय को सौंपे हैं, उनमें कनाडा में बैठे अर्शदीप डल्ला, लखबीर सिंह लांडा और गोल्डी बराड़ शामिल हैं। इनके अलावा लिस्ट में पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा और अर्मेनिया में छिपे लक्की पटियाल के भी नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने इन सभी 5 आरोपियों को डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित करने की मांग की है, जिसके बाद देश में मौजूद इनकी संपत्ति को जब्त करना आसान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय इस मामले में जल्द आदेश जारी कर सकता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए एक बयान पर बीजेपी भड़क गई। खड़गे ने गुजरात के अहमदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर हमला बोला और प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है। खड़गे के इस बयान पर भड़की बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं।
बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री का अपमान करने में जुटे हैं। इस बीच एनआईए की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में की गई, जिसमें एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। सामने आई तस्वीरों में गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह और एनआईए के अधिकारी उसके घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान वो किसी से फोन पर बात करता भी दिखा। उसके बाद एनआईए की टीम गैंगस्टर सिमरनजीत को अपने साथ ले गई। उधर आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में आयोजित एक समारोह में नए आर्मी चीफ को कमान सौंपी गई। वहीं इससे पहले सेना प्रमुख रहे जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के तौर पर आखिरी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बाजवा ने आसिम मुनीर को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके आर्मी चीफ बनने से पाकिस्तान को फायदा होगा। इस बीच खबर है कि चीन के राष्ट्रपति के तेवर से नाराज कनाडा ने भारत से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में कनाडा के पीएम और शी जिनपिंग की बहस हुई थी और इस बहस का वीडियो दुनिया ने देखा था, जिसमें शी जिनपिंग कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से शिकायत करते दिखे और आरोप लगाया कि उन दोनों के बीच हुई बातचीत मीडिया में लीक हो गई। इस बात की वजह से दोनों के बीच बहस हुई और ट्रूडो ने शी जिनपिंग से साफ साफ कह दिया था कि वो कई मुद्दों पर चीन से असहमत हो सकते हैं। इस बहस के बाद कनाडा के पीएम और शी जिनपिंग अपने रास्ते चले गए, लेकिन इस बात ने दोनों के बीच इतनी खटास पैदा कर दी कि कनाडा ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी रणनीति बदलने का ऐलान कर दिया और उसने संकेत दिए कि वो भारत से करीबी बढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में घुसने के लिए भारत का साथ होना जरूरी है। कनाडा ने इंडो पैसिफिक रीजन में लंबे समय से चली आ रही नीति में बदलाव करते हुए सैन्य खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे पता है कि समंदर का ये इलाका चीन की दुखती रग है, जिसे दबाते ही शी जिनपिंग तड़प उठेंगे। रही सही कसर इंडो पैसिफिक रीजन में कनाडा और भारत के साथ आने से पूरी हो जाएगी, क्योंकि कनाडा ने अपने 26 पन्नों वाले रणनीतिक दस्तावेज में भारत का 27 बार जिक्र किया और कहा कि वो भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर देगा। साथ ही उसने इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य खर्च बढ़ाने और $170 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। कनाडा इन पैसों का इस्तेमाल समंदर के इस इलाके में नेवी की गश्त बढ़ाने और बेहतर साइबर सुरक्षा देने में करेगा, क्योंकि कनाडा का कहना है कि चीन समंदर के इस हिस्से में कई देशों के लिए खतरा बन चुका है। अमेरिका के बाद चीन कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद दुनिया के हर देश का रिश्ता दूसरे देश से बदल गया है। कनाडा और चीन भी उन्हीं में शामिल है। अमेरिका और कनाडा साथ है और चीन अमेरिका के खिलाफ। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 समिट में शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो पर इसी बात का गुस्सा निकाला, जिसके बाद कनाडा ने बयान दिया कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की अपने विरोधियों से प्रभाव बढ़ाने की जंग है और इसीलिए वो वहां अपनी रणनीति बदलेगा, क्योंकि कनाडा का पश्चिमी हिस्सा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। चीन को सबक सिखाने के लिए कनाडा ने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, जिसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका भारत की हो सकती है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत चीन की नाक में दम कर सकता है और समंदर के रास्ते व्यापार करने वाले चीन का रास्ता रोक सकता है। माना जा रहा है कि चीन से दूरी बढ़ने के बाद कनाडा इसी वजह से भारत से नजदीकी बढ़ा रहा है। उधर चीन में लगी विरोध प्रदर्शनों की आग की वजह से कच्चे तेल के दाम गिरने शुरू हो गए हैं। कच्चे तेल की कीमत यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसके पीछे चीन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को वजह माना जा रहा है। चीन में चल रहे प्रदर्शनों को शी जिनपिंग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। चीन कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आशंका यह है कि चीन में कच्चे तेल की मांग कम हो जाएगी। ऊपर से रूस के क्रूड ऑयल पर भी बड़ा एक्शन होने की आशंका है। खबर है कि G7 में शामिल देश रूस के तेल की कीमत पर कैप लगा सकते हैं, यानी तेल की कीमत की अधिकतम सीमा तय कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो कच्चा तेल और भी सस्ता हो जाएगा। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। 5 दिसंबर को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन OPEC प्लस की बैठक है। इस बैठक में लिए गए फैसले तेल की कीमतों पर सीधा असर डालेंगे। इधर बिहार में ताड़ी पर बैन के खिलाफ पटना में प्रदर्शन के दौरान जमकर पथराव हुआ, जिसमें 50 पुलिस वाले घायल हो गए। इस प्रदर्शन में अनुसूचित जाति में आने वाले पासी समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जो गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालना चाहते थे। लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया, जिस पर वो भड़क गए और पुलिस वालों पर ही पत्थर बरसाने लगे। इसी बीच कई प्रदर्शनकारियों ने उन बैरिकेड को तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। काफी देर तक पटना की सड़कों पर यह हंगामा होता रहा। पुलिस की सख्ती के बावजूद कई प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं दिखे। बाद में पुलिस की कई और टीमों को भेजा गया, तब जाकर हालात काबू में आए। असल में पासी समुदाय के लोग ताड़ी निकालने का काम करते हैं, जिसे पीने से हल्का नशा आता है। उनका आरोप है कि पुलिस शराबबंदी के नाम पर उन्हें झूठे केस में पकड़ रही है।
इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर यूरोपियन यूनियन का भरोसा कम हो रहा है। दावा है कि यूक्रेन में बढ़ता भ्रष्टाचार और खराब शासन व्यवस्था इसकी बड़ी वजह है और इस खबर से जेलेंस्की की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि अमेरिका भी उनसे बुरी तरह नाराज है। यानी रूस से जंग के बीच ही जेलेंस्की को दोहरा झटका लगा है। उनके दो सबसे मजबूत और भरोसेमंद साथी ही उन पर भड़के हुए हैं, जबकि दोनों जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की के काम करने के तरीके से खुश नहीं है और इस वजह से यूक्रेन का यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का सपना टूट सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है, जिसके लिए भ्रष्टाचार के खात्मे और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए उठाए कदमों के साथ लोकतंत्र की मजबूती जरूरी है। लेकिन आरोप है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में ऐसे कोई कदम नहीं उठाए और जंग में भी उन्होंने कई मनमाने फैसले लिए, जिसने अमेरिका को भी नाराज कर दिया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है। जो सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही नहीं, अपने देश के लोगों की भी नाराजगी झेल रहे हैं, क्योंकि रूस के हमलों के बाद बिजली और पानी की किल्लत से वहां के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। दावा है कि राजधानी कीव समेत कई शहरों की बिजली और पानी की व्यवस्था करीब 1 महीने बाद भी पटरी पर नहीं आई, जिसके बाद जेलेंस्की ने कीव के मेयर विताली क्लेचको को फटकार लगाई थी। लेकिन अब कीव के मेयर ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यूक्रेन के खराब हालात के लिए जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और साफ किया कि वो दूसरों पर ठीकरा फोड़कर खुद को अच्छा बताने में जुटे हैं। कीव के मेयर के ऐसे रुख को जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब वो पुतिन के साथ जंग के बीच अपने ही घर में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उधर मिस्र के एक मौलाना फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने पर कतर पर भड़क गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि वर्ल्ड कप का आयोजन करने पर कतर को कोई गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौलाना के मुताबिक फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, जो बेहद चिंता वाली बात है। मिस्र के मौलाना यूनुस मखयून ने यह तक कह दिया कि कतर को अपना पैसा परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए था, ताकि दुश्मन देशों को जवाब दिया जा सके। यही नहीं, मिस्र के मौलाना ने मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी आड़े हाथ लिया जो फुटबॉल मैच देख रहे हैं। मौलाना यूनुस मखयून इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से दुश्मन देशों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की भी अपील की और तो और उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों को बेहद निचले स्तर का बताया, बल्कि उन्हें इस्लाम का दुश्मन तक करार दे दिया। इधर फिल्मकार नदाव लापिद के फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिए विवादास्पद बयान मामले में इजरायल ने अपनी गलती मान ली। इस मुद्दे पर भारत में इजरायल के राजदूत नोर गिलोन ने भारत से माफी मांगी और उन्होंने बयान पर खेद जताते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें नदाव लापिद के बयान पर शर्म आती। एक रोज पहले गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में इजरायल के फिल्मकार नदाव लापिद ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर विवादास्पद बयान दिया था। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला पर हुए हमले के बाद दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद एफएसएल के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक दिन पहले जब आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जेल ले जाया जा रहा था, तब कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद एफएसएल के दफ्तर के बाहर बीएसएफ के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा है। श्रद्धा हत्याकांड में सच से पर्दा उठाने के लिए आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को आफ्ताब का नाको टेस्ट किया जाएगा। उधर यूके की 100 कंपनियों ने हफ्ते में 3 दिन छुट्टी की पॉलिसी लागू कर दी, यानी उनके कर्मचारी अब हफ्ते के सिर्फ 4 दिन काम करेंगे और उनके वेतन में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी, जिसका सीधा फायदा इन कंपनियों में काम करने वाले करीब 2600 कर्मचारियों को मिलेगा। हफ्ते में 4 दिन काम के अभियान में यूके की 2 सबसे बड़ी फर्म एटम बैंक और ग्लोबल मार्केटिंग फर्म एविन भी शामिल हैं, जिनमें करीब 450 कर्मचारी काम करते हैं। इस बीच जापान में जन्म दर घटने से वहां की सरकार की टेंशन बढ़ गई। वहां की सरकार ने जानकारी दी कि पिछले साल की तुलना में इस साल जापान में जन्म दर कम रही और ये उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि जन्म दर घटने का मतलब है बच्चों और युवाओं की कमी होना और बुजुर्गों की संख्या बढ़ना। वैसे ही जापान उन देशों में है जहां बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा है, जिनमें 100 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले जापान के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि जन्म दर घटने और बुजुर्गों के बढ़ने से वहां का संतुलन बिगड़ गया है और युवाओं पर काम का बोझ बढ़ गया है। और इसी वजह से जापान की सरकार परेशान है और जन्म दर बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत वो युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जापान में युवाओं की एक बड़ी आबादी शादी और बच्चों से दूर रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल खर्चीला है और वेतन बढ़ने की रफ्तार कम है, और इसी वजह से वहाँ के युवा परिवार बढ़ाने से दूर भागते हैं। हालांकि जापान की सरकार गर्भवती महिलाओं की देखरेख, बच्चों के जन्म और उनकी देखरेख में आर्थिक मदद करती है,
लेकिन ये मदद कम लगती है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 2022 में वहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 2021 से कम है। और इसी वजह से जापान की सरकार परेशान है। वहां की सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 2022 में जापान में जनवरी से सितंबर तक करीब 6 लाख बच्चों ने जन्म लिया, जो पिछले साल यानी 2021 से करीब 5% कम है, क्योंकि 2021 में जापान में करीब 8 लाख बच्चों ने जन्म लिया था। जापान में 1973 में 21 लाख बच्चों ने जन्म लिया था, जिसके बाद से साल दर साल यह आंकड़ा घटता गया। जानकार मानते हैं कि अगर वहां की सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 2040 तक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि जापान में हर साल केवल 7 लाख बच्चों का ही जन्म होगा। इधर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को अलग थलग करने की चीन की साजिश नाकाम हो गई, जिसके तहत चीन ने 21 नवंबर को इस क्षेत्र में आने वाले 19 देशों के साथ एक बैठक रखी थी और जानबूझकर भारत को इस बैठक से बाहर रखा गया था। लेकिन भारत के 2 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने चीन की इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने साफ कर दिया कि उन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। जबकि बैठक के बाद चीन की ओर से जो बयान जारी किया गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया और मालदीव के भी इस बैठक में शामिल होने का दावा किया गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया के राजदूत और मालदीव के विदेश मंत्रालय ने सफेद झूठ करार दिया। असल में चीन ये पहले ही जान चुका था कि क्वाड में भारत के बिना उसका सहयोगी ऑस्ट्रेलिया बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। और मालदीव ने दावा किया कि उसने भी 15 नवंबर को ही बैठक में शामिल नहीं होने के फैसले के बारे में चीन को जानकारी दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आया। उसने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होने की दलील दी और दोनों देशों के बैठक में शामिल होने का एक तरफा दावा कर दिया। मतलब ये कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि भारत सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अभियान के जरिए इस इलाके में मौजूद देशों से नजदीकी बढ़ा रहा है। और माना जा रहा है कि भारत को कमजोर करने के मकसद से ही चीन ने पिछले दिनों सिडका यानी चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी का गठन किया और आनंद फानन में यूनान में इसकी एक बैठक का आयोजन किया। कहा जा रहा है कि इस बैठक का मकसद निवेश का लालच देकर हिंद महासागर के देशों को अपने जाल में फंसाना था, क्योंकि मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे उन देशों को इसमें बुलाया गया था जो चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल हैं। और इन देशों पर दबाव बनाकर चीन दक्षिण चीन सागर की तरह हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। लेकिन मालदीव ने इस बैठक से किनारा कर उसके प्लान पर पानी फेर दिया। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन को हैदराबाद में पुलिस कार समेत उठाकर थाने ले गई। शर्मिला रेड्डी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और इसी कड़ी में वो जब अपने समर्थकों के साथ सीएम दफ्तर का घेराव करने पहुंची तो पुलिस उन्हें कार समेत ही एसआर नगर थाने ले गई। इसके लिए पुलिस ने पहले तो काफी देर तक वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख शर्मिला रेड्डी से अपनी कार से बाहर निकलने की अपील की, लेकिन जब वो गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं हुई तो गाड़ी खींचने वाले एक छोटे ट्रक को वहां बुलाया गया और उसके जरिए कार समेत शर्मिला को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन ये बवाल यही नहीं थमा। शर्मिला रेड्डी थाने पहुंचने के बाद भी कार से नहीं उतरी। Squatted on the road to stage protest right now is to bring Sharmila out of that car. बाद में पुलिस ने शर्मिला रेड्डी को हिरासत में ले लिया, लेकिन थाने के बाहर उनके समर्थकों ने हंगामा जारी रखा। इस बीच जयपुर में गद्दार विवाद के बाद पार्टी की एक बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहली बार एक साथ शामिल हुए। ये बैठक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया। गद्दार वाले बयान के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेता आमने सामने हुए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। बैठक में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत 30 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। इधर अमृतसर में बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया, जिसमें 8 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी ड्रोन की आवाज सुनते ही उन्होंने उस पर गोलियां चला दी और ड्रोन को नीचे गिरा दिया, जिसको कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गईं। उधर दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों की तरफ से दावा किया गया कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने एक एचआईवी मरीज की जांच के बाद यह दावा किया, जिसके अंदर पिछले 6 महीने से कोरोना का वायरस था। बीते कुछ महीनों से कोरोना का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों की तरफ से नए वेरिएंट को लेकर किया गया दावा डरा देने वाला है। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि आईएमएफ ने लोन देने से पहले शहबाज सरकार को खर्च कम करने की नसीहत दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान पर बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना जल्द ही खाली होने वाला है और उस पर पूरी दुनिया के सामने डिफॉल्टर का ठप्पा लग सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बॉन्ड के जरिए लिए गए भारी भरकम बाहरी कर्ज को चुकाने की चुनौती, जिसके लिए उसे 5 दिसंबर तक $100 करोड़
मतलब भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ चुकाने। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए इस चुनौती से निपटना नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी संस्थाएं उसे मदद देने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। और अब तो चीन ने भी उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है, जबकि पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने में उसका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान की सारी उम्मीदें IMF पर टिक गईं। लेकिन कर्ज पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले उसने भी पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्त रख दी और उसे फिजूल खर्ची कम करने की नसीहत दे डाली, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही IMF से इतना कर्ज ले चुका है कि अब तक उसे चुकाने का प्लान नहीं बना पाया है। इसलिए IMF भी अब उसे और कर्ज देने में आनाकानी करता दिख रहा है। जबकि इसी साल जुलाई में वो पाकिस्तान के लिए लोन की रकम बढ़ाने पर राजी हुआ था, जिसके तहत 120 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन मिलना था। और अगर पाकिस्तान को ये लोन मिल गया तो IMF पर उसकी देनदारी 700 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 55,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर IMF भी मान चुका है कि वो उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा। इसीलिए उसने और कर्ज देने से पहले पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी। उधर ब्रिटेन के नए PM ऋषि सुनक ने चीन को एक बड़ा झटका दिया और ऐलान कर दिया कि भारत के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत किए जाएंगे। ऋषि सुनक ने चीन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी और वही किया जो कहते हुए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। लिज ट्रस के खिलाफ चुनाव में प्रचार करते वक्त ऋषि सुनक ने चीन पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने चीन को ब्रिटेन की और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ऋषि सुनक के तेवर नहीं बदले। ऋषि सुनक ने साफ कहा कि चीन और ब्रिटेन के रिश्तों का स्वर्णिम काल खत्म हो गया है और जल्द ही भारत और ब्रिटेन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच इस समझौते से कारोबार कई गुना बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी रिश्ते मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले G20 की बैठक में ऋषि सुनक की मुलाकात शी जिनपिंग से होने वाली थी, लेकिन आखिरी पलों में दोनों के बीच की बैठक रद्द हो गई थी। और अब माना जा रहा है कि उस वक्त भी ऋषि सुनक ने जानबूझकर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात रद्द कर दी थी। सबसे अहम बात यह कि ब्रिटेन के फैसले पर चीन अब तक पूरी तरह खामोश है और चीन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ब्रिटेन पर पलटवार करे या उसके फैसले का सम्मान करे। ऋषि सुनक का ये कोई पहला कदम नहीं है जो चीन के कारोबार पर चोट हो। इससे पहले चीन की कैमरा बनाने वाली कंपनियों को उन्होंने बड़ा झटका दिया था। चीन की कंपनियों के कैमरे ब्रिटेन की सरकारी इमारतों पर लगने थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ऋषि सुनक ने डील रद्द कर दी। दुनिया भर के लिए ऋषि सुनक का फैसला एक मिसाल बन सकता है। उनके फैसले के दो पहलू अहम हैं। पहला तो ये कि चीन दुनिया के लिए खतरा है और दूसरा ये कि भारत ही है जो चीन का विकल्प बन सकता है। ऋषि सुनक की भारत के साथ दोस्ती का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर बड़ा असर हो सकता है। इस बीच इलॉन मस्क के एक ट्वीट के बाद अटकलें लगने लगी कि एप्पल और ट्विटर के बीच झगड़ा चल रहा है। इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है, जिसके बाद कहा गया कि वो अपनी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। और अब इलॉन मस्क के ट्वीट पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्वीट पढ़कर लगता है कि ट्विटर और एप्पल के बीच झगड़ा चल रहा है। अपने ट्वीट में मस्क ने लिखा कि एप्पल अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दे रहा है, लेकिन वजह नहीं बता रहा। ये तो मस्क का केवल एक ट्वीट है। उन्होंने इससे पहले भी कई ट्वीट किए और एप्पल की ऐप स्टोर पॉलिसी और टैक्स से जुड़े नियमों पर नाराजगी जताई और एप्पल के ऐप स्टोर के जरिए 30% फीस लेने को बेईमानी बताया। हालांकि मस्क के आरोपों पर एप्पल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अटकलें ये हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मस्क ने अपनी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च करने के संकेत दिए थे। हालांकि अब तक मस्क की कंपनी ने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ट्विटर को एप्पल स्टोर से हटाने वाली बात सही हुई तो मस्क अपनी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि अगर एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से ट्विटर को हटा दिया जाता है तो वो अपना खुद का स्मार्टफोन तैयार करेंगे। मतलब ये कि अगर एप्पल और ट्विटर का झगड़ा बढ़ा तो मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला स्मार्टफोन बनाएगी और मार्केट में एप्पल का नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एम्स अस्पताल के सर्वर हैक करने के मामले पर गृह मंत्रालय में इस मुद्दे पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में एम्स प्रशासन, IB और NIA के अधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में NIC, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के बड़े अफसर भी पहुंचे। पिछले 7 दिन से एम्स का सर्वर ठप पड़ा हुआ है। इस मामले में एम्स प्रशासन ने दिल्ली पुलिस में केस भी दर्ज कराया है और तब से इसकी जांच जारी है। पता किया जा रहा है कि ये कैसे हुआ और अब ये मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस के साथ जांच में NIA की टीम भी जुट गई है। इस केस की आतंकी घटना के एंगल से भी पड़ताल की जा रही है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर सरकार ने, गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने यह जानकारी लेने की कोशिश की आखिरकार जांच में प्रगति कहां तक है और प्राथमिकता 2 चीजों पर तय हुई। पहला, एम्स के सर्वर को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए और दूसरा, जो कोई भी इस हैकिंग के पीछे है तुरंत जांच शुरू हो और तुरंत जो सस्पेक्ट किए गए लोग हैं उन तक पहुंचे जांच एजेंसियां। जी किशोर। शुक्रिया अमित आपका।
इधर गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान थम गया। पहले फेज में 1 दिसंबर को राज्य की 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण में मोरबी, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ जैसी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर हुए हमले के दौरान उसे सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। आफ्ताब की सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी तैनात थे और उनमें 2 पुलिसकर्मियों को 10-10 हजार रुपए और 3 को 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया गया। इनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल हैं। आफ्ताब पर एक दिन पहले उस वक्त हमला हुआ था जब आफ्ताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जेल वापस लाया जा रहा था। इस बीच अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जांच शुरू कर दी गई। आरोप है कि टाइगर की फोटो लेने के चक्कर में रवीना टंडन ने नियमों की अनदेखी की और उनकी गाड़ी टाइगर के काफी करीब पहुंच गई, जिसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। वीडियो में टाइगर उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता दिखा, जिस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए। वहाँ के गाइड है और कर्मचारी से बातचीत की जाएगी। रवीना टंडन ने वीडियो 25 नवंबर को पोस्ट किया था, जिसे विवाद बढ़ने पर उन्होंने हटा दिया। उधर खबर है कि तुर्की ने सीरिया पर चौतरफा हमले की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द उसकी तोपें उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला कर देंगी। इस मामले पर तुर्की की एर्दोआन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग भी की, जिसके बाद तुर्की ने ऐलान किया कि वो कुछ ही दिनों में सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा। एर्दोआन सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद तुर्की के अधिकारी ने 2 टूक कहा कि तुर्की की सेना को तैयारी के लिए सिर्फ कुछ दिन चाहिए, जिसके बाद वो उत्तरी सीरिया में जमीनी जंग छेड़ देगा। वैसे एर्दोआन पहले भी बोल चुके हैं कि वो सीरिया पर केवल आसमान से नहीं, जमीन से भी वार करेंगे, जिसकी एक झलक उन्होंने कुछ दिन पहले उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करके दिखा भी दी थी, जिसमें उत्तरी सीरिया के अलेप्पो, हसका और रक्का में जबरदस्त तबाही हुई। और अब तुर्की की सीरिया पर फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी है। ये तब है जब अमेरिका लगातार तुर्की को रोक रहा है और उससे कह रहा है कि वो सीरिया में अशांति न फैलाए। लेकिन तुर्की के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसने अमेरिका की हर हिदायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि तुर्की बोल चुका है कि वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए किसी से भी दुश्मनी मोल लेने को तैयार है, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर रूस। 13 नवंबर को इस्तांबुल में हुए अटैक के बाद तो एर्दोआन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो हमला कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने किया था, जिसके बाद तुर्की ने कसम खा ली कि वो कुर्द लड़ाकों को खत्म करके ही दम लेगा। और अब तो लगता है कि सीरिया पर तुर्की के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि तुर्की ने बोल दिया कि उत्तरी सीरिया में उसका ऑपरेशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। अमेरिका के ह्यूस्टन में पानी के लिए हाहाकार मच गया, क्योंकि शहर के लाखों लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अचानक खराब हो गया, जिसके बाद वहां के लोगों को निर्देश दिया गया कि वो पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। क्योंकि ह्यूस्टन के लाखों लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार है, और जब तक वहां के वाटर सैंपल पर शुद्धता की मोहर नहीं लगती, लोगों को पानी उबाल कर इस्तेमाल करना होगा, फिर चाहे वो पीने का पानी हो या नहाने का। यही नहीं, लोगों से कहा गया कि वो कीटाणु खत्म करने के लिए पानी को जमा कर रख सकते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की आबादी करीब 23 लाख है, जहां के लोगों को फिलहाल साफ पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, क्योंकि खबर है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अचानक गंदा पानी आने लगा, जिसके बाद पानी की सप्लाई रोक दी गई। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के कई शहरों से गंदे पानी की शिकायत आई है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह वहां के पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनकी मरम्मत में देर हुई और खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सितंबर में आई बाढ़ के बाद से अमेरिका के कई शहरों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गए हैं, क्योंकि वो पुराने हैं और उनकी मरम्मत में वक्त लग रहा है, और इसी वजह से ह्यूस्टन समेत कई शहरों में साफ पानी के लिए हाहाकार मच गया। उधर खबर है कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद साइबर क्राइम का नया गढ़ बने अफ्रीका महाद्वीप में इंटरपोल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने दावा किया कि कई अफ्रीकी देशों में साइबर क्राइम के नए गैंग तैयार हो चुके हैं, जो कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में लेन देन के बदले तरीके का फायदा उठाने में जुटे हैं, क्योंकि कोरोना ने ऐसे हालात बनाए कि बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे, जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल भी बढ़ गया, और इसका फायदा उठाने के लिए साइबर क्राइम के नए गैंग तैयार होने लगे, और उन्होंने डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेंध मारना शुरू कर दिया। इंटरपोल ने दावा किया कि 2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक के मामले 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए, जिन पर नकेल कसने के लिए इंटरपोल ने इसी महीने अफ्रीका में बड़ा अभियान चलाया और वहां के 14 देशों में अलग अलग गैंग से जुड़े 70 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया, और इनके पास से करीब 12,000 सिम कार्ड भी जब्त किए गए। इंटरपोल के मुताबिक इनमें कुछ गैंग अपने नेटवर्क को यूरोप, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला चुके हैं।
इधर दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि तमिलनाडु के 2 जिलों में बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए तमिलनाडु के तेनी और विरुद्धनगर जिले के स्कूल बंद कर दिए गए। इस बीच गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई शिवपाल यादव से पूछताछ की तैयारी में है। सीबीआई ने इसके लिए राज्य सरकार से इजाजत मांगी और शिवपाल यादव के अलावा 2 अधिकारियों से भी पूछताछ की इजाजत मांगी। सीबीआई को जांच की अनुमति देने से पहले सरकार ने सिंचाई विभाग से जुड़े दस्तावेज मंगवाए, जिनकी जांच के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। नियम तय करा सर। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और उस वक्त शिवपाल यादव यूपी के सिंचाई मंत्री थे। उधर शेयर बाजार नई ऊंचाई के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 177 अंक बढ़कर 62,682 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 55 अंकों के उछाल के साथ 18,618 पर पहुंच गया। इस दौरान बाजार में तेजी की वजह से विदेशी निवेशकों ने भी शेयरों की अच्छी खरीदारी की। उधर दिल्ली के छतरपुर में हिंदू एकता मंच की महापंचायत में हंगामा हो गया। वहां मंच पर ही एक महिला ने सरेआम एक आदमी की चप्पल से पिटाई कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला को चप्पल से पिटाई करते देख लोग हैरान रह गए, क्योंकि शुरुआत में महिला ने मंच पर बोलते हुए उस आदमी को चकमा दिया, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसको शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो उस आदमी को पीटती रही। नेतागिरी में घूमता है, ये गुंडागर्दी करते हैं और दिखाते हैं कि हम नेता हैं। आरोप है कि महिला की बेटी को बहलाकर उस आदमी के बेटे ने शादी की थी। इस बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि जापोरिजिया पावर प्लांट से रूस की सेना पीछे हट सकती है। ये वही पावर प्लांट है जिसे रूस ने मई में अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि जंग छिड़ने के बाद जिस जापोरिजिया प्लांट को रूस ने यूक्रेन से छीना था, उससे पुतिन के सैनिक हटने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस प्लांट को यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंप सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जंग के मैदान में रूस के इस कदम से बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि जापोरिजिया परमाणु प्लांट के इर्द गिर्द बने हालात को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रूस के फौजी अपने बैग पैक करने में जुटे हुए हैं। मतलब ये कि पुतिन के सैनिक अपना ठिकाना बदलने की तैयारी कर रहे हैं और वो कभी भी जापोरिजिया पावर प्लांट को छोड़कर चले जाएंगे, और ऐसा होते ही जापोरिजिया पावर प्लांट पर आईएईए का पूरा कंट्रोल होगा। 23 नवंबर को इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधिमंडल की आईएईए के चीफ से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें परमाणु हमले से बचने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ाने पर बातचीत होने की खबर है। वहीं यूक्रेन की तरफ से रूस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूसी सैनिकों को प्लांट में जो कुछ भी मिल रहा है उसे वो चोरी कर रहे हैं। जिस तरह से प्लांट में हलचल मची है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के लोगों को प्लांट के आसपास मौजूद चौकियों से गुजरने को मना किया गया है। इस बीच खबर है कि 2023 यानी अगले साल चीन भारत पर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पर भड़का चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए इस हमले की तैयारी में है, क्योंकि चीन ये अच्छी तरह जानता है कि ताइवान या जापान पर अगर उसने हमला किया तो अमेरिका के साथ उसकी सीधी जंग शुरू हो जाएगी, यानी तब चीन के लिए चुनौती सबसे ज्यादा होगी। जानकारों का मानना है कि चीन इससे बचना चाहता है और इसी वजह से वो 2023 में भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो भारत के मामले में अमेरिका खुलकर आगे नहीं आएगा। यानी चीन को लगता है कि ताइवान और जापान की तुलना में भारत पर हमला कर अपनी ताकत को दिखाना उसके लिए ज्यादा आसान होगा। वैसे भी वो एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश में हमेशा रहता है, जबकि गलवान की घटना भी अभी पुरानी नहीं हुई है। मतलब दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ही खराब हैं। ऐसे में खबर है कि चीन इसी फिराक में है कि वो भारत पर अगले साल हमला कर दे, जिसके बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एलएसी के पास कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि चीन सीमा पर भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में मिसाइलों और टैंकों की तैनाती कर दी है। खबर है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन, ताकतवर टैंकों और कई मिसाइलों की तैनाती कर दी है। कहा जा रहा है कि भारत अब चीन को गलवान जैसी घटना को दोहराने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए बड़े पैमाने पर हथियारों को एलएसी के पास भेजा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे सके। यानी अगर चीन ने सीमा पर इस बार कोई गलती की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इधर चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना ने जमकर युद्धाभ्यास किया। अभी दोनों देशों के सैनिक साथ में करीब 15 दिनों तक सैन्य अभ्यास करेंगे, ताकि दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ली जा सके। अमेरिकी फौज के साथ शुरू हुई मिलिट्री ड्रिल में भारतीय जवानों ने जमकर पसीना बहाया। छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर कैसे ढेर किया जाए, सैनिकों ने इसकी ट्रेनिंग ली। दोनों देशों के जवानों ने सबसे पहले मी-17 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। इसके बाद तय ठिकाने पर उतरकर दुश्मन को घेरकर उसे खत्म करने का अभ्यास किया।
अमेरिकी सैनिकों से भारतीय जवानों ने बिना हथियार के कैसे दुश्मन से बचा जाए इसके भी गुण सीखे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और महाकाल का आशीर्वाद लिया, जहां उन्होंने शिवलिंग पर बेलपत्र और गुलाल के साथ दूसरी पूजा सामग्री चढ़ाई और फिर दूध से अभिषेक किया। कि राहुल गांधी की यह आध्यात्मिक यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जारी है। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। इस बीच रेलवे ने गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन की जांच करवाने का फैसला लिया, क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ जाते समय बीच रास्ते में ही 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे इंजन के साथ काफी दूर तक चले गए थे, जबकि बाकी बीच रास्ते में ही छूट गए। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। इधर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि जेल में उनका वजन कम हो गया और इसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रिपोर्ट तलब की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में उन्हें सही खाना नहीं मिल रहा है। साथ ही सच सामने आने के डर से नियमित तौर पर उनका वजन भी नहीं नापा गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। उधर जर्मनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक मच्छर के काटने से एक शख्स कोमा में पहुंच गया और वो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 हफ्ते तक कोमा में रहा था। मतलब ये कि एक छोटे से मच्छर ने एक स्वस्थ इंसान को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। बताया गया कि 27 साल के सेबेस्टियन को 2021 में मच्छर ने काटा था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इतना तेज फैला कि कई बार उनके लिवर, किडनी, हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। और 4 हफ्ते तक कोमा में रहने के दौरान डॉक्टर्स को उन्हें बचाने के लिए 30 ऑपरेशन करने पड़े और इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें बेहद खतरनाक मानी जाने वाली एशियन टाइगर प्रजाति के मच्छर ने काटा था, जो अक्सर दिन के वक्त काटता है। और इस मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और इंसेफ्लाइटिस के साथ ही जीका वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है। इस बीच खबर है कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार हथियार देने के चक्कर में अमेरिका के पास कई घातक हथियारों की कमी हो गई है, जिस वजह से उसे जो हथियार ताइवान भेजने थे उनकी सप्लाई अब तक नहीं हो पाई है। जबकि चीन लगातार ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि उसे अपने दोनों बड़े दुश्मनों रूस और चीन के खिलाफ हथियारों की सप्लाई करनी है, लेकिन उसके हथियारों के स्टॉक से कई हथियार कम होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ हथियार अमेरिका को अपने पास भी रखने हैं ताकि दुश्मन अगर उस पर हमला कर दे तो अपने डिफेंस में उतर सके। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार देने के चक्कर में अमेरिका इस समय कई घातक मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका 1820 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुका है, जिस वजह से ताइवान से किए वादे को वो नहीं निभा पा रहा है। 2015 में ताइवान ने अमेरिका को 208 जैवलिन एंटी टैंक हथियारों के अलावा कंधों से हवा में मार करने वाले 215 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिनकी सप्लाई रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रुक गई और ये हथियार ताइवान को अभी तक नहीं मिल पाए, जबकि चीन के उस पर हमले का खतरा बरकरार है। उधर दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों की तरफ से दावा किया गया कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने एक HIV मरीज की जांच के बाद यह दावा किया, जिसके अंदर पिछले 6 महीने से कोरोना का वायरस था। बीते कुछ महीनों से कोरोना का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों की तरफ से नए वेरिएंट को लेकर किया गया दावा डरा देने वाला है। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की 11 करोड़ की जमीन जब्त कर ली गई। ये कार्रवाई उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिनमें उनकी 26 बीघा जमीन को SIT की टीम ने जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये जमीन गलत तरीके से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। आरोप है कि इसी वजह से विजय मिश्रा जेल में बंद है और उनके खिलाफ हत्या और लूट समेत कई केस दर्ज हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें देश के 50 से ज्यादा शहरों में होंगी और अगर ऐसा हुआ तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा, क्योंकि चीन ने 14 जबकि इंडोनेशिया ने 25 शहरों में G20 से जुड़ी बैठकों का आयोजन किया था। सूत्रों के मुताबिक G20 की बैठकों को देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करवाने के लिए तैयारी तेज कर दी गई, जिनमें कश्मीर भी शामिल है। इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल से उसकी भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद वो आदमी उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
आधुनिक मिसाइलें दाग चुका है। अब उसके पास सिर्फ 13% ही इस्कंदर मिसाइलें बची हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि रूस और चीन के बीच युद्ध को लेकर बड़ी डील हुई है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना पर कहर ढाने के लिए चीन रूस को हथियारों की सप्लाई में जुट गया है। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान से। खबर है कि वहां तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा संगठन है जिसने बरसों से पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। जून में पाकिस्तान की सरकार के साथ इस संगठन ने सीज फायर का समझौता किया था, लेकिन अब सीज फायर के समझौते को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। साथ ही अपने संगठन के लड़ाकों से अपील कर दी उसने कि पूरे पाकिस्तान में हमले किए जाएं। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी ही लगाई आतंक की आग में झुलसने वाला है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आतंकी हमला होना कोई नई बात नहीं है और अब एक बार फिर पाकिस्तान के शहर आतंकी हमलों के गवाह बनने वाले हैं। पाकिस्तान में फैले तहरीक तालिबान के लड़ाकों के नाम एक चिट्ठी जारी की गई। इसमें कहा गया है कि वो सीज फायर तोड़ रहे हैं। अपील की गई है कि पूरे पाकिस्तान में हमले किए जाएं। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की विचारधारा बिल्कुल अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी है, जिसका सबसे तगड़ा असर पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में है। ये वो प्रांत है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बसा है। अफगानिस्तान के तालिबान की तरह ही टीटीपी भी शरीयत कानून लागू करवाना चाहता है। टीटीपी से पाकिस्तान की सरकार बरसों से जंग लड़ रही है। टीटीपी के पास न तो लड़ाकों की कमी है और न ही हथियारों की। इसी साल जून से पहले टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज पर कई बड़े हमले किए थे। यहां तक कि पाकिस्तान की फौज के कई बड़े अफसरों की जान भी टीटीपी के हमलों में गई थी। इसीलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से दी गई धमकी पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पूरे पाकिस्तान में फैले हैं। टीटीपी ने सीज फायर का समझौता किसी जल्दबाजी में नहीं तोड़ा, बल्कि खबर है कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान की फौज एक बड़े ऑपरेशन पर काम कर रही है। ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ठिकानों को तबाह करने का है। दावा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर बम बरसाए जा रहे हैं। मतलब ये कि एक तरफ सीज फायर का समझौता चल रहा है, दूसरी तरफ तालिबान के सफाए के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान का यही डबल गेम अब उसे भारी पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ब्रेकिंग न्यूज है ईरान और अमेरिका के तनाव पर। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए ये खबर बहुत बड़ा झटका है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को शुद्ध करने का काम ईरान बहुत तेजी से कर रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों जिस हाइपरसोनिक मिसाइल के बनाने की खबर आई थी, उसका ताल्लुक भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से बताया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका और इजरायल की ईरान से जुड़ी चिंता पूरी तरह जायज है। खुद ईरान ने पहली बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को इस बात की जानकारी दी है। ईरान ने बताया कि वो यूरेनियम को शुद्ध करने पर काम कर रहा है, जिसका मतलब यह माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों को भी यह अनुमान था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दोनों देश ये मानकर चल रहे थे कि 2024 खत्म होने से पहले एटम बम का बनना मुश्किल है। परमाणु बम के मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, पहला तो बम और दूसरा ऐसी मिसाइल जो उसे दूर तक पहुंचा सके। कुछ दिन पहले ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है और अब उस मिसाइल को न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल परमाणु बम अपने साथ ले जाने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो इजरायल के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है। इजरायल के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा पाए। ईरान के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए उस यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की चुनौती है। माना जा रहा है कि सालों से इसी कोशिश में लगा ईरान अब कामयाबी के बेहद करीब है, जिसका डर अमेरिका को दशकों से सता रहा था। अमेरिका के डर की बड़ी वजह यह है कि ईरान के सारे दुश्मन अमेरिका के पक्के दोस्त हैं। इसीलिए ईरान को रोकने के लिए पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की थी और न्यूक्लियर डील के तहत अमेरिका ने ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए थे। कुछ साल ये डील चली भी। डील के तहत ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिए गए। ऊपर से अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही ईरान ने सहमति जताई कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। उसने ये भी कहा कि यूरेनियम की शुद्धता को 4% से नीचे रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका को जल्दी ये पता चल गया कि ईरान गुपचुप तरीके से एटम बम बनाने में लगा है। इसीलिए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन पता चला है कि साल भर पहले तक ही ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया था। इसके अलावा हथियार बनाने में भी ईरान की तकनीक काफी आगे निकल चुकी है, जिसका सबूत यूक्रेन की जंग में देखने को मिला। माना जा रहा है कि ड्रोन और मिसाइल के बदले रूस ने ईरान की काफी मदद की है। रूस की मदद से ही ईरान का परमाणु बम तैयार होने के बेहद करीब माना जा रहा है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि इजरायल के पास पहले की तरह हमले का विकल्प नहीं है।
2012 में ईरान पर इजराइल ने एक बड़ा हवाई हमला किया था। यह हमला उस वक्त ईरान के परमाणु बमों के ठिकाने पर किया गया था, लेकिन अब ईरान पहले से ज्यादा तैयार भी है और होशियार भी है। दावा यह है कि इस बार पहाड़ों के बीच जमीन से काफी नीचे परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है, एक ऐसी जगह पर जिसे निशाना बनाना आसान नहीं है। ऊपर से खतरा यह है कि अगर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चीन में मचे बवाल से जुड़ी। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी से नाराज लोगों ने शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग शुरू कर दी है। लोगों का आरोप है कि चीन की सरकार कोरोना के नाम पर सख्त पाबंदियां लगाकर उन पर जुल्म ढा रही है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ चीन में लोगों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। चीन के कई प्रांतों और शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भी चीन की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बार बार लॉकडाउन लगाने से परेशान लोग सरकार की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारेबाजी आम बात नहीं है, लेकिन यह पहली बार है जब चीन में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए चीन ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर उतरकर शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चीन विद्रोह दबाने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। प्रदर्शन को कुचलने के लिए चीन ने कई शहरों में सेना के टैंक तक उतार दिए, लेकिन कोरोना के नाम पर लगाई गई पाबंदियों से त्रस्त हो चुके लोग किसी भी सूरत में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से छुटकारा चाहते हैं। इसी वजह से कई शहरों में लोगों ने शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। लोग खुलेआम सड़कों पर उतरकर शी को गद्दी से हटाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में चीनी छात्र शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाते दिखे। इसी तरह की एक तस्वीर बीजिंग से भी सामने आई। वहां शिन्हुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, जिसका मतलब यह है कि चीन के तमाम बड़े शहरों में लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कई शहरों में चीन की सरकार ने सेना तक को तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी सूरत में विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके। यही नहीं, प्रदर्शन की जानकारी दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए चीन फोन तक का सहारा ले रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन के किसी भी शहर के बारे में ट्विटर पर सर्च करने पर फोन से जुड़े विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जब से चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, तब से ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ आ गई है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जब कोई प्रदर्शन देखने के लिए ट्विटर पर सर्च करे तो उसे फोन वीडियो देखने को मिले। दावा यह भी किया जा रहा है कि कई अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें सालों पहले बनाया गया था, जिनसे 1 या 2 पोस्ट ही की गई थी, लेकिन चीन में प्रदर्शन शुरू होते ही उन अकाउंट से हजारों की संख्या में आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट की जा रही। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल चीन कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और दूसरे किसी भी बड़े देश के मुकाबले कोरोना को लेकर वहां ज्यादा सख्त पाबंदियां लागू हैं। लेकिन इसके बाद भी चीन में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। बीजिंग समेत कई बड़े शहरों में संक्रमण रोकने के लिए चीन की सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले हफ्ते की तुलना में बीजिंग में ही कोरोना के मामले 66% तक बढ़ चुके हैं। मतलब ये कि तमाम कोशिश के बाद भी कोरोना खत्म नहीं हो रहा। बीमारी की वजह से शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में लोगों के लिए जगह तक नहीं बची है। लोग वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक खुद ही खरीदने को मजबूर हैं। उधर चीन में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे बीबीसी के एक पत्रकार की पिटाई पर यूके की सरकार भड़क गई। वहां कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, जिसके कारण लोग सख्त पाबंदियों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के विरोध में चीन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे बीबीसी का ये पत्रकार कवर करने पहुंचा। लेकिन शंघाई में चीन की पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उनमें बीबीसी पत्रकार कुछ पुलिस वालों से घिरा दिखा, जिसकी सड़क पर जमकर पिटाई की गई। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ हथकड़ी से बंधे दिखे। आरोप है कि चीन की पुलिस ने न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि बीबीसी के इस पत्रकार को कुछ दूर तक घसीटा भी। बाद में पुलिस वाले उसे जमीन से उठाकर अपने साथ ले गए। हालांकि उसे थोड़ी देर में छोड़े जाने की भी खबर सामने आई, लेकिन अपने पत्रकार की पिटाई के मुद्दे पर यूके सरकार भड़क गई। इस घटना पर यूके की ऋषि सुनक सरकार ने नाराजगी जताई और चीन में बीबीसी के पत्रकार को हिरासत में लेने को गलत ठहराया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर बयान सामने आया। चीन की तरफ से सफाई दी गई कि बीबीसी के पत्रकार के पास न तो उस समय मीडिया से जुड़ा पहचान पत्र था और न ही उसने बताया कि वो एक पत्रकार है। इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रहा था। तभी मोटरसाइकिल से उसकी भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद वो आदमी उछलकर दूर जा गिरा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस बीच चीन के मीडिया का आरोप है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान चीन को चारों तरफ से घेरने में जुटे हैं। खबर है कि चीन को अमेरिकी विमानों का इतना खौफ है कि वो उनका मुकाबला करने के लिए अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है। क्योंकि अमेरिका ने न केवल ताइवान बल्कि जापान में भी मौजूद अपने एयरबेस पर एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीन के मीडिया का तो यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना वहां अपने पुराने लड़ाकू विमानों को हटाकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात कर रही है, जो लगातार मिलिट्री ड्रिल के नाम पर उसकी सीमा के नजदीक मंडरा रहे हैं। खबर है कि इनमें अमेरिकी वायुसेना की शान कहे जाने वाले F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलें लेकर उड़ते हैं। यही नहीं, इन विमानों में टारगेट पर भारी भरकम बमों को भी गिराने की ताकत होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनमें स्टेल्थ तकनीक होती है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। और इसी वजह से चीन टेंशन में है। उसे दिन रात अमेरिकी विमानों का डर सता रहा है, जो उसके नजदीक लगातार गरज रहे हैं। खबर है कि शी जिनपिंग ने इन हालात से निपटने के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत वो अपनी वायुसेना की ताकत में जल्द से जल्द इजाफा करना चाहते हैं। यानी शी जिनपिंग की कोशिश है कि उनकी सेना में मौजूद लड़ाकू विमान इतने घातक बन जाएं कि वो अमेरिकी विमानों को टक्कर दे सकें। हालांकि चीन पहले ही ये दावा कर चुका है कि अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमानों का तोड़ उनका G-20 फाइटर जेट है, जो आवाज से भी दुगनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन तो यहाँ तक कहता है कि उसका ये विमान न सिर्फ किसी भी मौसम में उड़ सकता है, बल्कि ये रडार को चकमा देने में भी माहिर है। खबर है कि शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को इस घातक लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन को और बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। मतलब चीन की योजना ये है कि उसके बेड़े में बड़ी संख्या में J-20 लड़ाकू विमान शामिल हो जाएं, ताकि वो अमेरिका की तरफ से मिल रही चुनौती का सामना कर सके। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां सरकारी जमीन पर बने जर्जर मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से 3 बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले वहां बने मकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद सड़क किनारे बनी दुकानों को भी ढहा दिया गया। इस दौरान वहां कुछ महिलाओं की पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई चलती रही। इस कार्रवाई के दौरान कई अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। 190 लगभग प्रॉपर्टियां थी और अधिकांश लोगों ने तोड़ भी लिए हैं और 1-2 कुल बचे हुए हैं। इस बीच इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की मदद मांगने के लिए यूक्रेन की सेना के अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के कमांडर और इजराइल की सेना के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन के अधिकारियों ने इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की, क्योंकि पिछले करीब 2 महीनों से रूस हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर ईरान से शाहिद 136 ड्रोन भी मंगाए और उन्हीं ड्रोन से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। इसके साथ ही उसने दूसरे हथियार भी इजराइल से देने की अपील की, ताकि उसकी सेना को हथियारों की कमी न पड़े। और दावा किया गया कि अपनी इसी मांग को लेकर यूक्रेन की सेना के बड़े अधिकारी इजराइल पहुंचे, लेकिन यूक्रेन की सेना की मांग एक बार फिर ठुकरा दी गई। इजराइल ने जंग में उसे दवा और दूसरी जरूरी चीजों की मदद जारी रखने का वादा किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो यूक्रेन की हथियारों से मदद करके रूस से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। रूस अगर दुश्मन बना तो सीरिया में ईरान के खिलाफ उसके अभियान को झटका लग सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और ईरान के बीच नजदीकी बढ़ी है। और अगर रूस इजराइल के खिलाफ हो गया तो फिर सीरिया में उसके हमलों का जवाब देने के लिए वो ईरान के साथ आ सकता है। और रूस की ताकत को देखते हुए इजराइल कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने एक बार फिर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार देने से इनकार कर दिया। इधर नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी के दिन जेल से रिहा हो सकते हैं। जेल प्रशासन ने रिहाई के लिए पंजाब सरकार को उन कैदियों की एक सूची भेजी जिनका व्यवहार जेल में काफी अच्छा है। इस सूची में सिद्धू का नाम भी शामिल है और इसीलिए माना जा रहा है कि सिद्धू जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि उन्होंने जेल में सभी नियमों का पालन किया, इसीलिए उनका नाम सूची में डाला गया। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में रोड रेज के मामले में सजा काट रहे हैं। उधर टीवी सीरियल अहिल्याबाई में भरतपुर के पूर्व महाराजा सूरजमल को डरपोक बताने के आरोप में जाट समुदाय ने भरतपुर के 4 थानों में FIR दर्ज करा दी और सीरियल को रोकने की मांग की। महाराजा सूरजमल के वंशज और गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि टीवी सीरियल निर्माता ने महाराजा सूरजमल की छवि को धूमिल किया। ये बड़ा शर्म की बात है पूरे भरतपुर वासियों के लिए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखकर निर्माता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल और गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार अपने घर जा रहे थे, तभी एक गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आई। इसी बीच एक सफेद रंग की गाड़ी जाती दिखी। जैसे ही वो सामने से आ रही काली रंग की गाड़ी को रास्ता देने के लिए रुकी, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उससे जा भिड़ी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। तभी सामने से आ रही एक गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई।
इस हादसे में तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौत हो गई जबकि 1 का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल में 20 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म हुई। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन अल शबाब के 5 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि सोमालिया पुलिस के मुताबिक एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। बताया गया कि आतंकियों ने होटल के बाहर पहले अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में होटल को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि 20 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने बंधक बनाए गए 60 लोगों को छुड़ा लिया, लेकिन इस दौरान 8 आम लोगों के साथ एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि भीषण गोलीबारी में 5 लोग घायल भी हो गए। इस बीच यूरोप का झुकाव अब अमेरिका से ज्यादा चीन की तरफ होने के संकेत मिल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष 1 दिसंबर को बीजिंग जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि उनका यह दौरा चीन और यूरोप के लिए बेहद अहम साबित होगा। इस दौरान कारोबार से जुड़ी कुछ अहम डील पर मोहर लग सकती है। यूरोप के लिए चीन अमेरिका का विकल्प बनने के सपने देख रहा है। G20 की बैठक में भी शी जिनपिंग ने फ्रांस और स्पेन के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। यूरोप के कुछ देशों में तो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर भारी भरकम निवेश भी किया है। माना जा रहा है कि यूरोप के चीन की तरफ झुकाव के पीछे यूक्रेन की जंग है। अमेरिका से बढ़ती नाराजगी के कारण यूरोप अब नए रास्ते तलाश रहा है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब चीन की तरफ देख रहा है। एक दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से हैरान करने वाला बयान आया था। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया था कि जंग के बीच अमेरिका मुनाफाखोरी में लगा है। अमेरिका से यूरोपियन यूनियन की शिकायत जंग के बीच महंगी नेचुरल गैस बेचने पर है। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान जंग से निपटने का अभ्यास करते नजर आए। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने ठंड में जंग लड़ने की ट्रेनिंग ली ताकि हर हाल में ज़ेलेंस्की के जवानों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सामने आए वीडियो में पुतिन के सैनिक टैंकों से हमले का अभ्यास करते दिखाई दिए। रूसी जवान टैंक से गोलाबारी कर तय टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए। टैंक से दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग के बाद रूसी सैनिकों ने आधुनिक राइफलों के साथ भी जमकर पसीना बहाया। बताया गया कि रूसी जवानों ने यह ट्रेनिंग बेलारूस के किसी हिस्से में ली। इधर टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच विस्तारा के एयर इंडिया में विलय पर सहमति बन गई, जिसके बाद टाटा ग्रुप की ओर से घोषणा कर दी गई कि मार्च 2024 तक विस्तारा के एयर इंडिया में विलय का काम पूरा हो जाएगा। डील के तहत सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया में करीब 25% की हिस्सेदारी मिलेगी और इस विलय के बाद एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बन जाएगी। बीच महिला आईपीएल में टीम खरीदने के लिए बोली लगेगी। बताया जा रहा है कि टीम को खरीदने के लिए बेस प्राइस 400 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और खबर है कि बीसीसीआई इन टीमों को खरीदने के लिए जल्द ही टेंडर जारी करेगा। महिला आईपीएल का पहला सीजन अगले साल मार्च में खेला जाएगा, जिसमें 5 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 20 लीग मैच खेले जाएंगे। उधर त्रिलोकपुरी मर्डर केस में एक नई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई। आरोप है कि राजधानी के त्रिलोकपुरी इलाके में पत्नी और बेटे ने मिलकर 30 मई को अंजन दास नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। उसके शव के 20 से ज्यादा टुकड़े कर उन्हें पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था, जिसकी एक नई फुटेज पुलिस को मिली, जिसमें आरोपी दीपक सुनसान जगह पर कूड़े के ढेर के बीच दिखा। फुटेज में दिखा कि आरोपी ने वहां से एक बोरा उठाया, उसे लेकर कोने में चला गया। वो वहां फिर लौटा, जिसके बाद उसने अपने पिता के शव के कुछ टुकड़ों को उठाया और उन्हें ठिकाने लगा दिया। आरोप है कि अंजन दास को जान से मारने के बाद दोनों आरोपियों ने उनके शव के टुकड़ों को घर के फ्रिज में रखा था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इमरान खान पर निशाना साधने के दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक बातें कह दी। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के साथ ही उनके समर्थकों पर भी अपना गुस्सा उतारा। ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। इस बयान के बाद पाकिस्तान के कई लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। सोशल मीडिया के जरिए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है। जब इमरान खान सत्ता में थे तो उन्हें हटाने के लिए वहां कई पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से संगठन बनाया था और वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते दखल को दुनिया के लिए खतरा बता दिया। चीन अपने नए मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेज रहा है।
लेकिन उसका ये कदम अमेरिका को जरा भी नहीं भारा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने चीन की इस होड़ को बेहद खतरनाक करार दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर अंतरिक्ष में सैन्य ताकत बढ़ाने का आरोप लगाया और ये आशंका जताई कि चीन की इस हरकत से आने वाले वक्त में पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि अंतरिक्ष में उसे और रूस को पछाड़ने के लिए चीन ऐसा कर रहा है। असल में बीते कुछ महीनों से ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच चीन शेनचाओ 15 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को भेज रहा है। हालांकि चीन ने इसे अपना एक सामान्य अंतरिक्ष मिशन बताया, लेकिन अमेरिका इसे एक चुनौती की तरह देख रहा है। जिसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल की ईरान से जुड़ी चिंता पूरी तरह जायज है। खुद ईरान ने पहली बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को इस बात की जानकारी दी है। ईरान ने बताया है कि वो यूरेनियम को शुद्ध करने पर काम कर रहा है, जिसका मतलब ये माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को भी यह अनुमान था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दोनों देश ये मानकर चल रहे थे कि 2024 खत्म होने से पहले एटम बम का बनना मुश्किल है। परमाणु बम के मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, पहला तो बम और दूसरा ऐसी मिसाइल जो उसे दूर तक पहुंचा सके। कुछ दिन पहले ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है और अब उस मिसाइल को न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल परमाणु बम अपने साथ ले जाने में सक्षम है। अगर ऐसा है तो इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन है। इजराइल के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा पाए। ईरान के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए उस यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की चुनौती है। माना जा रहा है कि सालों से इसी कोशिश में लगा ईरान अब कामयाबी के बेहद करीब है, जिसका डर अमेरिका को दशकों से सता रहा था। अमेरिका के डर की बड़ी वजह है कि ईरान के सारे दुश्मन अमेरिका के पक्के दोस्त हैं। इसीलिए ईरान को रोकने के लिए पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की थी और न्यूक्लियर डील के तहत अमेरिका ने ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए थे। कुछ साल ये डील चली भी। डील के तहत ईरान पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिए गए। ऊपर से अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही ईरान ने सहमति जताई कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। उसने ये भी कहा कि यूरेनियम की शुद्धता को 4% से नीचे रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका को जल्दी ये पता चल गया कि ईरान गुपचुप तरीके से एटम बम बनाने में लगा है। इसीलिए उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन पता चला है कि साल भर पहले तक ही ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया था। इसके अलावा हथियार बनाने में भी ईरान की तकनीक काफी आगे निकल चुकी है, जिसका सबूत यूक्रेन की जंग में देखने को मिला। माना जा रहा है कि ड्रोन और मिसाइल के बदले रूस ने ईरान की काफी मदद की है। रूस की मदद से ही ईरान का परमाणु बम तैयार होने के बेहद करीब माना जा रहा है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि इजराइल के पास पहले की तरह हमले का विकल्प नहीं है। 2012 में ईरान पर इजराइल ने एक बड़ा हवाई हमला किया था। यह हमला उस वक्त ईरान के परमाणु बमों के ठिकाने पर किया गया था। लेकिन अब ईरान पहले से ज्यादा तैयार भी है और होशियार भी है। दावा यह है कि इस बार पहाड़ों के बीच जमीन से काफी नीचे परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है, एक ऐसी जगह पर जिसे निशाना बनाना आसान नहीं है। ऊपर से खतरा यह है कि अगर एक बार इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान को पलटवार का बहाना मिल जाएगा, वो भी तब जब नए ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। यही वजह है कि कोई भी कदम उठाने से पहले इजराइल के सामने अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की चुनौती है। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान से जंग को तय मान रहे हैं, इसीलिए अब जंग लड़ने की तैयारियों पर काम किया जा रहा है। लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है, लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है, सहे आघात जो हंसकर वही इंसान होता है। सौबात की एक बात कही राही ने, सुबह और शाम आकर लगाता काल जब चक्कर, धरा दो सांस में क्या है तभी ये ज्ञान होता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।